नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्प्रिंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सेगमेंट चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग नवपाषाण काल को पढ़ रहे हैं। नवपाषाण काल में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 आज का जो मेन टॉपिक है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसके पुरास्थलों को, नवपाषाण कालीन पुरास्थलों को हम आज पढ़ेंगे। उसके पहले हमने जो पढ़ा है वो वहाँ की जलवायु को, वहाँ की जीवन पद्धति को, ठीक, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। और साथ में ही हमने जो पढ़ा है तो नवपाषाण काल को क्यों नवपाषाणिक क्रांति कहा जाता है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और हमने जो वहाँ पे पढ़ा तो कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ आपकी समझ की दृष्टि से ज़्यादा ज़रूरी थे, और कुछ जो है आपको फैक्चुअल दृष्टि से थोड़ी याद करनी थी। जैसे नवपाषाण काल का नवपाषाण कालीन नाम किसने रखा, ठीक है। नवपाषाण को सबसे पहले नवपाषाणिक क्रांति किसने कही, ठीक है। नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए हैं मध्य पाषाण काल की तुलना अर्थात पुरापाषाण काल की तुलना में, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ ली थी। आइए, चूँकि ये नवपाषाण कालीन चित्र है तो यहाँ पे हम एक बार फिर उसकी विशेषताओं, नवपाषाण कालीन विशेषताओं को हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने देखा था कि पुरापाषाण काल में, इससे पहले जब हमने पुरापाषाण काल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि मानव जो बस रहा था, मानव ने जो अपने बसावट के लिए स्थान चुना तो वो पर्वतों या पहाड़ों की घाटियों को चुना, जहाँ पे उसको आसानी से गुफाएं मिल जा रही थी और उसे पत्थर के औजार आसानी से उपलब्ध हो जा रहे थे। तो ऐसे क्षेत्रों को मानव ने अपने निवास के लिए चुना था। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने पत्थर और पहाड़ों की निवास को छोड़कर अब जो था मैदानी क्षेत्रों में बसना प्रारंभ कर दिया। और वो मेनली किन क्षेत्रों को चुनता है, जहाँ से नदियाँ गुजरती, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ठीक। आपको गंगा घाटी के मैदान में भी देखने को मिलेंगे, आपको ये बिहार में भी देखने को मिलता है। अर्थात मैदानी क्षेत्रों में भी मानव ने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था। कब? नवपाषाण काल में। क्यों? क्योंकि पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में जो मानव का मुख्य पेशा रहा वो क्या था? शिकार पेशा रहा। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते मानव के लिए जो मुख्य पेशा बन गया था वो कैसा था? वो हो गया था कृषि, क्योंकि मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक। इतनी बड़ी जनसंख्या जो नवपाषाण काल में उभर के आई या पैदा हुई, उसके लिए ज़रूरी था कि भरण पोषण ज़रूरी था उस जनसंख्या का। अब भरण पोषण के लिए जो उसके पास खाद्य के विकल्प थे, खाद्य संग्रह और शिकार करना, वो अपर्याप्त पड़ रहे थे। इसलिए मानव जो था खेती की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। खेती की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देता है। चूँकि खेती के लिए चाहिए थे औजार, और औजार के रूप में न तो नवपाषाण काल में मानव ने तांबे की खोज की थी, न तो लोहे की खोज हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु के रूप में क्या प्रयोग में लाया गया? तो तांबा लाया गया था। तो मानव न तो तांबे का प्रयोग किया था, न तो लोहे का प्रयोग किया था। ऐसे में मानव को खेती करने के लिए जो औजार चाहिए थे वो पत्थर के थे। पत्थर के औजारों को लेकर वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो खेती नहीं कर सकता था। इसलिए मानव ने जो अपने निवास के लिए जो स्थान चुना वो नदी घाटी सभ्यताओं को चुना, नदी घाटी वाले क्षेत्रों को चुना। क्योंकि नदियों के किनारे हमेशा बाढ़ लाई जाती है। जैसे आज भी गंगा के मैदान, आज कछारी क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पे आपको चाहिए तो पत्थर के उपकरणों से भी आप वहाँ पे गुड़ाई निराई का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मानव ने उस ऐसी भूमि को चुना जो पत्थर के उपकरणों के लिए उपयोगी थी। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में कृषि के उतने व्यापक पैमाने पर साक्ष्य नहीं मिलते जितने उत्तर भारत में मिलते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत आपका पूरा का पूरा कैसा है? पठारी क्षेत्र है। ये साउथ इंडिया का क्षेत्र जो है आपका पठारी बेल्ट है। और यहाँ पे जो कावेरी नदी निकली है, महानदी निकली है, गोदावरी निकली है, यहाँ वाले सेक्टरों में थोड़ी बहुत खेती के साक्ष्य आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ की में नदियों के द्वारा समय समय पर मिट्टी बहा के लाई जाती है, जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं बांगर और खादर के रूप में, उसके थ्रू जो है वहाँ पे खेती संभव थी। लेकिन दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में खेती संभव नहीं थी जितनी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में संभव थी। इसलिए उत्तर भारत में आपको मैदानी क्षेत्रों में मानव जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं नवपाषाण काल में, ठीक है। आइए नवपाषाण काल की विशेषताओं को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस काल में मानव ने जो था खेती करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए खेती कर रहे हैं, और खेती करने के लिए जो उसने उपकरण चुने, चाहे वो उनका फरसा रहा हो, चाहे वो उनका हसिया रहा हो, चाहे वो उनकी कुदाल रही हो, जो अर्थात जो भी उपकरण थे उनके कृषि करने में जो प्रयुक्त होते थे वो कैसे थे? सब के सब पाषाण के थे। मानव इन फसलों का संग्रह करता था काटने के बाद, उसके बाद लाकर उनकी, यहाँ पे देखिए साफ सफाई का कार्य कर रहा है मानव। यहाँ पे उसको गड्ढे में डालकर साफ सफाई कर रहा है, और साफ सफाई करने के बाद मानव जो था उसको जो है फिर पीस के
कूट के उसको जो है फिर भोज्य सामग्री के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है मानव के द्वारा। चूँकि मानव इतना अन्न उपजा ले रहा था कि उसके खाने पीने के लिए पर्याप्त हो जा रहा था, तो जो चीज़ें वो खा रहा था वो तो सही है, और जो चीज़ें बच रही थी खाने के बाद फसल का जो हिस्सा वो अवशेष कहा जाता था, अर्थात जितना उपभोग करे उसके बाद जो बचा रहे हिस्सा वो अवशेष होता था। अवशेषों को उसने क्या कर दिया, करना प्रारंभ कर दिया। संग्रह करने इसलिए प्रारंभ कर दिया क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो खेती करता उसके लिए बीज की आवश्यकता थी, और उसको भोजन करने के लिए 3 से 4 महीने 5 महीने तक का भोजन करने के लिए उसको भी अनाज की आवश्यकता थी। अनाजों के संग्रह की प्रवृत्ति अर्थात चीज़ों के संग्रह की प्रवृत्ति कब डेवलप हुई मानव के जीवन में, तो नवपाषाण काल में डेवलप हुई। और इस चीज़ों को संग्रह करने के लिए मानव ने जो पॉट अर्थात बर्तन चुने वो थे मृद भांड अर्थात मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो इसी काल में हम देखते हैं चाक, जो कुम्हार की चाक होती है जिस पे वो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को गढ़ता है या बनाता है, उसका आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। ये सबसे प्रमुख विशेषता रही नवपाषाण काल की। और खाद्य संग्रह की प्रवृत्ति मानव में कब पाई गई, नवपाषाण काल में पाई गई। इसके पहले क्यों नहीं पाई गई, इसके पहले मानव खाद्य संग्राहक था और शिकारी था। तो शिकार है अर्थात मांस को वो 1 साल तक तो नहीं रख सकता था, 3 या 4 दिन में उसे उपभोग करना जरूरी था। तो ऐसे में मानव खाद्य संग्रह की प्रवृत्ति को एडॉप्ट कर ही नहीं सकता था। और मान लीजिए खाद्य संग्रह के रूप में मानव जो है कच्चे फलों को लेके आता था या अन्य जंगली उत्पादों को लेकर आता था, तो वो भाई 5 या 10 दिन के बाद कच्चा फल वो जो है सूखना प्रारंभ हो जाएगा, सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल तक मानव में खाद्य संग्रह या चीज़ों के संग्रह करने की प्रवृत्ति डेवलप नहीं हुई, इसलिए उस काल में मृदभांड भी नहीं बने। ठीक, तो आपके मृदभांड जो मिलना प्रारंभ होते हैं नवपाषाण काल में मिलना प्रारंभ होते हैं, क्योंकि मानव ने यहाँ पे संग्रह की प्रवृत्ति डेवलप हो चुकी थी। ठीक, मानव ने इस काल में क्या किया, जो पत्थर के उपकरण थे उसको और बेहतर ढंग से बनाना प्रारंभ कर दिया था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने वहाँ के पाषाण उपकरणों को देखा था। और इस काल में जो पत्थर के उपकरण बनाए गए कोई नए प्रकार के नहीं थे, उनको कहा गया पालिशदार चकमक उद्योग। अर्थात जो पहले के पत्थर के उपकरण थे उनको पालिश कर रगड़ के घिस के और शार्पनेस दिया गया और सुंदर बनाया गया। इसके पहले के उपकरण मान लीजिए जो बनाए गए त्रिभुजाकार में, इसमें बेडोल टाइप की आकृतियाँ थीं, इसको रगड़ के घिस के आदमी ने एकदम चिकना बना दिया, तो इसीलिए पालिशदार हो गए। और पालिश करने के बाद वो खुद ही चमकने लगे, तो इसलिए पालिशदार चकमक उद्योग की संज्ञा दी जाती है किसमें, नवपाषाण काल के जो पत्थर उपकरण थे। नवपाषाण काल में ही मानव ने विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट अर्थात हाथ से बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में देखेंगे विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ बनने लगी थी, मिट्टी के या पत्थर के जो है विभिन्न प्रकार की मालाएं बनना प्रारंभ हो गई थी। इसी काल में आप देखते हैं मानव ने जो था पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो एक ऐसे पशु जिनका वो उपयोग मांस के लिए करता था, जैसे भेड़ बकरियां हो गई, और जिनका प्रयोग अपने साथ के लिए करता था वो थे आपके कुत्ते उत्ते जैसे हो गए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए कि मानव ने इसी काल में जो है वस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। आप देख रहे हैं सभी नवपाषाण कालीन मानव वस्त्र पहने हुए हैं। चूँकि मेहरगढ़ वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वाले सेक्टर में, वहाँ पे मानव ने सर्वप्रथम जो है कपास की खेती करना प्रारंभ कर दिया। और कपास से उसने क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए इस काल में मानव ने क्या किया था, इस काल में मानव ने वस्त्रों के प्रयोग को सर्वप्रथम प्रारंभ कर दिया। और साथ में ही मानव जो अभी तक जो मानव की मृत्यु हो जा रही थी, तो उस मृत्यु के लिए मानव ने क्या अर्थात मरे हुए लोगों के लिए मानव ने क्या किया कि उनको जो है उनके शवों को दफनाना इसी काल में प्रारंभ कर दिया। और उनके साथ विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों को भी दफनाना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों को भी दफनाना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। ठीक, इस काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। आग के प्रयोग से क्या तात्पर्य था कि आग के प्रयोग करने से मानव को जो कच्चे मांस को चबाने में अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ जाती थी, उसका जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब उसकी जो शेष ऊर्जा बच रही थी कच्चे मांस को पका के मांस को खाने पर या पका के चीज़ों को खाने पर, अब वो ऊर्जा उसके माइंड में, उसकी शारीरिक शक्ति को डेवलपमेंट में लग रही थी। इसलिए इस कारण मानव में जो था विकास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में और तीव्र गति से देखने को मिली। ठीक,
इसी काल में मानव जो है गुफाओं और कंदराओं को छोड़कर अब स्थायी निवास की तरफ मुड़ा। क्यों मुड़ा? क्योंकि खेती करने के लिए जरूरी था कि वो 3 से 4 महीने तक एक स्थान पर रुके ताकि फसल के उत्पाद को ले पाए। इसलिए हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम स्थायी निवास की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के घरों का प्रयोग किया जाने लगा था जिसमें वो मानव रहता था। ऊपर से देखिए ये घास फूस की छाजन का प्रयोग किया जा रहा है और साथ में लकड़ी के खंभों का प्रयोग करके इसको जो है आधार दिया जा रहा है। ठीक है, आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा रिकॉल हो गया, अब आगे चलते हैं। देखिए नवपाषाण काल की में हमने जो अब तक पढ़ा था, न्यूलिथिक एज में हमने जलवायु पढ़ ली थी, वहाँ की जीवन पद्धति को पढ़ लिया था। क्या नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना उचित है? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ के उपकरणों के बारे में देख लिया था जो पॉलिशदार चकमक उद्योग थे। ठीक, और फिर अब हमारा जो आज का टॉपिक है यहाँ के पुरास्थल। ठीक, आइए पुरास्थलों पे चलते हैं। ये है हमारा भारत। ठीक ठीक, ये जो है आप देख रहे हैं पाकिस्तान वाला सेक्टर है। ठीक, पाकिस्तान को मेनली 5 प्रोविंसों में बांटा गया है। जो पाकिस्तान पीओके में क्षेत्र है ये है आपका गिलगिट है। इधर आपका ये वाला जो सेक्टर है ये पंजाब है। ये वाला सेक्टर आपका सिंध है। ये वाला सिंध है, ये पंजाब है। ठीक है, ये पाकिस्तान का पंजाब है, अपना मत समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक खैबर पख्तूनख्वा शायद ऐसा ही है कुछ। तो ये 4-5 सेक्टरों में पूरा बटा हुआ है। तो हमें मेनली जो पढ़ना है वो बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान प्रोविंस है। आप देखते हैं अधिकतर चर्चा में रहता है बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ के लोग सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा प्रभावकारी है। ये पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं। ठीक, ये है बलूचिस्तान प्रोविंस पूरा का पूरा। तो बलूचिस्तान में ही एक स्थान है मेहरगढ़। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स है ये, इसको ध्यान में रखेंगे हम। ठीक, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है वो बोलन नदी के किनारे स्थित है। एक देखिए बेलन नदी है, ठीक है, जो इलाहाबाद में बहती है। ठीक, वो और ये जो है मेहरगढ़ में कौन नदी है? वो बोलन नदी है, ये बेलन नहीं है। ठीक है, तो ये है बोलन। वहाँ पे जो बोलन, यहाँ पे इलाहाबाद में जो बेलन नदी है वो टोंस की सहायक नदी है। ये बोलन नदी है जो मेहरगढ़ अर्थात बलूचिस्तान, पाकिस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमें कि मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हमें नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थात मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है, आपको जब हम हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ को। अर्थात नवपाषाण काल ताम्रपाषाण से होते हुए ये हड़प्पा काल, अर्थात 3 कालों को अपने में समेटे हुए है मेहरगढ़। ठीक, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्राचीनतम बस्ती अर्थात मानव की बसावट के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। मोस्ट ये एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। मेहरगढ़ में क्या पहला बोलन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम मानव बस्ती के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? ठीक है, वो मेहरगढ़ में मिले हैं। और मेहरगढ़ को ही बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान प्रांत में यहीं पे सर्वप्रथम खेती प्रारंभ हुई थी। इसलिए इसको जो है बलूचिस्तान वाले सेक्टर में इसको मेहरगढ़ की अपनी उपजाऊपन, अपनी खेती के कारण इसको मेहरगढ़ को क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा गया है कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है। 4-5 पूरा स्थल दे देगा, पूछेगा, तो आप ध्यान रखेंगे मेहरगढ़। ठीक, यहीं पे जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अभी तक लहुरा देव जो जिसकी खोज हाल ही में बहुत समय नहीं बीते हैं खोज हुई है, लहुरा देव जो संत कबीर नगर यूपी में स्थित है, उसके पहले भारत में जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य थे वो आपके मेहरगढ़ से ही मिले थे। उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गेहूँ की 3 किस्में, ये जो यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले वो 7000 ईसा पूर्व के हैं। मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ से गेहूं की 3, जौ की 2, कपास, खजूर, इन सब की जो है खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जो कृषि उपकरण के रूप में हंसिये के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं।
अर्थात घर बनाने के लिए इसीलिए कह रहे हैं ना, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे, मेहरगढ़ में। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और यहाँ के मकानों की विशेषता थी कि वो कैसे बनाया जाता है, आयताकार में, मतलब इस प्रकार से बनाए जा रहे थे मकान, ठीक, आयताकार, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। कुम्हार के चाक के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और तांबे के गलाए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ को एक बार और रिकॉल कर लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या मिले हैं। कि बोलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़। नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है, मेहरगढ़ को कहा जाता है। कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। लौरा देव की खोज से पहले भारत में जो था प्राचीनतम के सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ पे थे, तो मेहरगढ़ में ही थे। तो 7000 ईसा पूर्व के लगभग जो कृषि की साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे वो 7000 ईसा पूर्व के लगभग हैं। जैसे यहाँ पे गेहूँ की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास और खजूर की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से हसिया के भी साक्ष्य मिले हैं। और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान भी यहाँ पे मिले हैं। इसलिए यहाँ पे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ से, इसीलिए कहा जाता है। कुम्हार की चाक के साक्ष्य मिले हैं। तांबे को गलाने का प्राचीनतम साक्ष्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो 2 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखने हैं। ये आपका एक है बुर्जोहों, ठीक है, और एक है गुफकराल, ठीक। बुर्जोहों का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जन्म स्थान। बुर्जोहोम का क्या अर्थ है, जन्म स्थान, ठीक है। बुर्जोहोम से क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य क्या है, जन्म स्थान से तात्पर्य होता है, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी 1935 के लगभग की थी आपके टेरा एंड पीटरसन महोदय ने। ये भी ध्यान रखिएगा, बुर्जोहोम का मतलब क्या होता है, ठीक, जन्म स्थान। इसकी खोज किसने की थी, टेरा और पीटरसन महोदय ने किया था। यहाँ पे सर्वप्रथम ये पूछा जाए, यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे जो मानव को मतलब मानव, मृतक मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, बुर्जोहोम से। अर्थात मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं, किस नवपाषाणिक पुरास्थल से, तो बुर्जोहोम से, ठीक है। बुर्जोहोम से क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्जोहोम से। जब हड़प्पा काल हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा काल में रोपड़ में भी मानव के साथ, ये हरियाणा में स्थित है, तो रोपड़ में भी आपके मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं। और बुर्जोहोम में जो लोग रहते थे वो झील के किनारे रहते थे, ठीक, जो झीलें हैं उनको किनारे रहते थे। और उन्हीं के किनारे गर्तावासों, गर्ता मतलब जमीन के अंदर, जमीन को खोदकर उसके अंदर गुफाओं के रूप में गुफा बना के उसमें मानव रहता था, गर्तावास के रूप में। अभी हम उसके चित्रों को भी देख लेंगे जो गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्जोहोम के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी खोज टेरा पीटरसन ने की थी 1935 में। इसका अर्थ क्या होता है, जन्म स्थान। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य किस नवपाषाणिक पुरास्थल से मिले हैं, तो वो बुर्जोहोम से मिले हैं। और हड़प्पा काल में जाएंगे हम तो रोपड़ से भी ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के, ठीक है, लेकिन वो हड़प्पा काल से है। बुर्जोहोम से क्या मिले हैं, झीलों के किनारे गर्तावास मिले हैं, अर्थात झीलों के किनारे मानव बसता था और वो गर्तावास अर्थात जमीन के अंदर भूमि मकान बनाकर रहता था, ठीक है। तो ये है, अच्छा ठीक है, अभी गर्तावास को हम देख लेंगे। और यहाँ पे मानव चूंकि झील के किनारे रहता था तो नदियों से जो मछलियों को मारता था उसके मछलियों की हड्डियाँ कई सारी मिली हैं। यहाँ पे कटी के साक्ष्य मिले हैं जो मछली मारने के लिए प्रयोग किए जाते थे, ये सब भी मिले हैं। अब गुफकराल, दूसरा है, पहला बुर्जोहोम हो गया, दूसरा है गुफकराल। गुफकराल का तात्पर्य होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का अर्थ क्या है, कुम्हार की गुफा, ठीक। यहाँ पे भी वहीं झील के किनारे ये भी बसा हुआ है। यहाँ पे भी गर्तावास अर्थात जमीन के अंदर जमीन को खोदकर गुफा के रूप में मकान बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अर्थात अंडरग्राउंड हाउस जो जिसे कहते हैं हम लोग, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, गुफकराल से, बुर्जोहोम से। अर्थात किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्तावासों के साक्ष्य मिले, बुर्जोहोम से और गुफकराल से, ठीक है। और साथ में हड्डी के बहुत सारे उपकरण भी मिले हैं यहाँ से, ठीक।
और धूसर मृदभांडों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो गुफ कराल और बुर्ज होन में जो कॉमन पॉइंट है, दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। दोनों के किनारे आपके गर्तावासों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य क्या कहाँ मिले हैं, तो बुर्ज होन से मिले हैं। जबकि हड्डी के उपकरण और धूसर मृदभांडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके गुफ कराल से मिले हैं। ठीक, ये दोनों चीज़ें हो गई रिवीजन। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है बुर्ज होम में स्थित जो मानव के द्वारा बनाए गए गर्तावास हैं। ठीक है, ये देखिए ज़मीन के इतने अंदर मानव ने खुदाई करके ये बनाया है अपना गर्तावास। ये उसके कमरे हो गए। ये मानव के स्थायी निवास को दर्शाता है। ये है आपका गर्तावास। ठीक, अभी तक हमने जो पढ़ा है नवपाषाणिक पुरास्थल की साइट्स को, हमने बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ को पढ़ा जो बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के साक्ष्यों को हमने देखा। फिर हमने जम्मू कश्मीर को देखा। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साइट्स को देखा नवपाषाणकालीन, बुर्ज होम को देखा और गुफ कराल को देखा। बुर्ज होम की खोज टेरन पीटरसन महोदय ने 1935 में की थी, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नवपाषाणकालीन साइट्स मिले हैं, किससे संबंधित, नवपाषाण काल से संबंधित जो उत्तर प्रदेश में साइट्स मिले हैं। तो सबसे पहले साइट्स को देख लेते हैं ना उसके। तो लौरा देव है, ये आपका संत कबीर नगर में स्थित है। कोल्डिहोवा हो गया, महगरा हो गया और चौपानी मांडो हो गया। लौरा देव को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोल्डिहोवा, महगरा और चौपानी मांडो तीनों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो लौरा देव की बात की जाए, लौरा देव की बात की जाए तो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जो चावल के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य के हैं। तो विश्व में जो सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से माना जाता है, लौरा देव से माना जाता है। ठीक, अभी हम देख लेंगे इन सब चीज़ों को। यदि ठीक, तो यूपी में जो है लहुरा देव से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये संत कबीर नगर यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ से मिला है। संत कबीर नगर में है लहुरा देव, वहीं से मिले हैं चावल के साक्ष्य। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य तो लहुरा देव से मिले हैं। कहाँ पे, संत कबीर नगर में। इससे पहले जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यदि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो वो मेहरगढ़। यदि आपके विकल्प में लहुरा देव नहीं देता है, यदि देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और लहुरा देव नहीं दिया है, तो आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। यदि लहुरा देव दिया है, ठीक है, तो आप मेहरगढ़ को न क्लिक करके लहुरा देव को क्लिक करेंगे, क्योंकि मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिले वो 7000 ईसा पूर्व के हैं, जबकि लहुरा देव में जो साक्ष्य मिले हैं वो 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, तो आ जाइए। तो लहुरा देव में चावल के साक्ष्य मिले 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के हैं। कोल्डिहोवा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वर्तमान में स्थित है, ये बेलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और वो मेहरगढ़ किसके किनारे स्थित था, बोलन नदी के किनारे। वो बोलन था, ये बेलन है। ठीक है, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो 6500 ईसा पूर्व के मिले हैं। ठीक है, 6500 ईसा पूर्व, अर्थात लहुरा देव और मेहरगढ़ से ये जो है काफ़ी बाद का है। ठीक, और फिर आ जाइए महगरा। महगरा भी प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पे यदि समझ में नहीं तो चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्या मिला है, मिट्टी की गुड़िया मिली है। ठीक, मिट्टी की गुड़िया मिली है। ठीक है, वो मिट्टी का गुड़िया मतलब ये जो माला पहनते हैं गले में, उस प्रकार की गुड़िया, और उसमें जंगली जड़ों उड़ों में गूंथ कर ये पहना जाता था, उसके साक्ष्य मिले हैं आपके, या डोरियों में गूंथ के पहना जाता था। मिट्टी की गुड़िया के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, महगरा से मिले हैं। यहाँ पे जो झोपड़ी थी वो गोलाकार, आयताकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले थे आपके मेहरगढ़ में, जबकि गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, महगरा से मिले हैं ना। ये है आपका महगरा में गोलाकार झोपड़ी के। और यहाँ पे आपका गौशाला के साक्ष्य मिले हैं साथ में ही। गौशाला मतलब पशुबाड़ा, पशुओं को जिस स्थान पे समूह में रखा जाता था, जिसे हम वर्तमान में गौशाला कहते हैं। ठीक है, तो वैसे साक्ष्य कहाँ मिले हैं, महगरा से मिले हैं।
तो गौशाले के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहगारा से मिले हैं, ये ध्यान में रखेंगे। यदि गौशाला का साक्ष्य पूछा जाए तो कहाँ से? मेहगारा से मिला है। और साथ में पशुओं की जली हुई हड्डियाँ। चौपानी मांडो से आपके मृदभांड मिले हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चौपानी मांडो अर्थात भारत से ही मिले हैं। ठीक, तो यूपी में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। यूपी में जो है लौरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हैं, 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। कोल्डिवा से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और लौरा देव जो विश्व के में सबसे प्राचीनतम जो है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लौरा देव से ही मिले हैं। अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लौरा देव से मिले हैं। उसके बाद हम आते हैं यूपी में कोल्डिवा, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो इलाहाबाद में बेलन नदी के किनारे स्थित है। 6500 ईसा पूर्व के जो है साक्ष्य हैं ये चावल के यहाँ पे स्थित। ठीक, मेहगरा की बात की जाए तो मेहगरा भी आपका इलाहाबाद जिले में स्थित है, प्रयागराज जिले में वर्तमान में। यहाँ से गोलाकार झोपड़ी, मिट्टी की गुड़िया, साथ में ही पालतू पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, साथ में ही पशु बाड़ा अर्थात जहाँ पे पशुओं को एक साथ रखा जाता था उसके साक्ष्य मिले हैं मेहगरा अर्थात पशुपालन के साक्ष्य। चौपानी मांडो से मृदभांड मिले हैं। हमने मध्य पाषाण काल में भी चौपानी मांडो को पढ़ा था, वहीं ये चौपानी मांडो साइट है जो प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पे जो मृदभांड मिले हैं, इतने पुराने मृदभांड विश्व में किसी अन्य स्थान पे नहीं मिले हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया यूपी का। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब आते हैं चिरांद बिहार में। बिहार में देखिए कई नवपाषाणिक साइट्स मिले हैं जिसमें चिरांद, चेचर, सेनवार ये सब आपके हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है आपका चिरांद जो वर्तमान में बिहार के सारण जिले में पड़ता है। इसका जो उत्खनन कार्य था वीके मिश्र ने करवाया था। यहाँ पे जो घर मिले हैं वो घास फूस के, हमने पहले ही देखा था स्लाइड में, तो हमने देखा था घास फूस के घर बने हैं। और यहाँ पे जो है बहुतायत मात्रा में पशु के सींगों से निर्मित अर्थात हिरण की सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं बहुतायत मात्रा में। इतने ज़्यादा उपकरण जो हड्डी से निर्मित है, एक तो सबसे ज़्यादा मिले हैं गुफकराल में, उसके बाद जो सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? बिहार के चिरांद में, इसलिए ये फेमस है। चिरांद में क्या मिले हैं? हड्डी के सींगों से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरण मिले हैं और चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। यूपी में हमने 4 साइटों को देखा। लौरा देव, हालांकि लौरा देव आपका नवपाषाण काल में नहीं काउंट किया जाता है, लेकिन हमने चूंकि ये कृषि के साक्ष्य मिले इसलिए हमने इसको यहाँ पे काउंट कर लिया। ठीक है, तो कोल्डिवा, मेहगरा और चौपानी मांडो। ठीक है, 4 हो गए। लौरा देव, कोल्डिवा, मेहगरा और चौपानी मांडो, ये 4 हो गए। और बिहार में एक हमने पढ़ा चिरांद। इसके पहले हमने बलूचिस्तान प्रोविंस में पढ़ा था मेहरगढ़, और जम्मू कश्मीर बुरजोम और गुपकराल। अब देखते हैं भारत में कृषि के साक्ष्य। भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य पूछा जाए तो कहाँ पे मिले हैं? तो लौरा देव से। और ये कृषि के साक्ष्य में किस कृषि के मिले हैं, किस फसल के मिले हैं? तो चावल के मिले, 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लौरा देव। यदि लौरा देव नहीं रहेगा तब आप मेहरगढ़ पे क्लिक करेंगे, और लौरा देव मेहरगढ़ दोनों नहीं है तब आप कोल्डिवा पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो मेहरगढ़ में आइए। तो मेहरगढ़ में आपके गेहूं और जौ और अन्य फसलों, कपास के भी यहीं, कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं यहीं पे। ये 7000 ईसा पूर्व के हैं। जब तक लौरा देव की खोज नहीं की थी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यदि लौरा देव नहीं देता है तो मेहरगढ़ को ही हम क्लिक करेंगे। और फिर आता है इलाहाबाद में स्थित कोल्डिवा। कोल्डिवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये चावल के साक्ष्य कब के हैं? 6500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक, क्लियर। तो जब तक ये देखिए चावल के, यदि पूछा जाए कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिले हैं, कहाँ पे मिले, तो लौरा देव। यदि लौरा देव नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ नहीं, कोल्डिवा को क्लिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यदि पूछे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तब आप मारेंगे मेहरगढ़, तब लौरा देव नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आपके साइड से रहे कि कृषि के साथ सबसे प्राचीनतम लौरा देव में, सेकंड नंबर पे आता है आपका मेहरगढ़, फिर तीसरे नंबर पे आता है कोल्डिवा। यदि फसलों की बात कीजिए तो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लौरा देव में मिले हैं, फिर उसके बाद कोल्डिवा में मिले हैं। यदि पूछा जाए गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो आप बताएंगे मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है, गेहूं की 3, जौ की 2 किस्में। अब मानव, पूरे विश्व में मानव द्वारा जो सबसे पहले फसल प्रयोग में लाई गई वो कौन सी फसल थी? जौ। और मानव द्वारा सबसे पहली धातु प्रयोग में लाई गई वो कौन सी थी? तांबा। ठीक, आइए आगे।
अब हमें जो पढ़ना है मेनली, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए चीज़ों को, पूरा स्थलों को बार बार रिवीजन करेंगे तो उतनी ज़्यादा ही आपको याद। पश्चिमोत्तर भारत में देखा जाए उस समय के पश्चिमोत्तर भारत, हालांकि ये पाकिस्तान के प्रोविंस में पड़ता है, तो मेहरगढ़ स्थित है। जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ा था बुर्ज होम और गुफकराल है। उत्तर प्रदेश में 4 हमने देखा था, लौरा देव, कोल्डियोवा। लौरा देव आपका संत कबीर नगर यूपी के, बाकी कोल्डियोवा, मैगरा और चौपानी मंडो ये तीनों के तीनों प्रयागराज में स्थित है। असम में आपके एक महत्वपूर्ण साइट है, ये ध्यान में रखेंगे, दाओजली हार्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। असम में एक पुरास्थल साइट है, उसका नाम क्या है, दाओजली हार्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। असम में जो नवपाषाणकालीन साक्ष्य हैं दाओजली हार्डिंग में, यहाँ कुल्हाड़ी और गोलाकार मूठ वाले कुठारों के साक्ष्य मिले हैं। असम में जो नवपाषाणकालीन पुरास्थल है दाओजली हार्डिंग है। बिहार में हमने चिरांद को देखा था, विभिन्न बहुत सारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, और वो भी कौन सी किस प्रकार के जानवरों के हड्डी के उपकरण, वो हिरण की हड्डी के उपकरण। आंध्र प्रदेश में आ जाइए, उतनूर है, कोडेकल है और नागार्जुनी कोंडा है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनी कोंडा, इनके नाम बस ध्यान में रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे नाम, हम अभी देखेंगे क्यों। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, उतनूर, कोडेकल और नागार्जुनी कोंडा, ठीक है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, दक्षिण भारत में। आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल और नागार्जुनी कोंडा, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, और कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, पक्कलीहल और कोडेकल, ठीक। तो मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, पक्कलीहल और कोडेकल ये प्रमुख साइट्स नहीं है, दक्षिण भारत में है तो अन्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में हमने कहा कि दक्षिण भारत में जो सबसे पहले फसल उगाई गई वो कौन सी फसल उगाई गई थी, मिलेट की फसल उगाई गई थी। उत्तर भारत में हमने देखा था जो पहली फसल उगाई गई थी वो चावल की फसल थी, क्योंकि लौरा देव में 9000 से 7000 के मध्य में जो मिले हैं चावल के साथ मिले सबसे प्राचीनतम, उसके बाद फिर गेहूँ और जो। तो फिर दक्षिण भारत में जो सबसे पहली फसल उगाई गई वो मिलेट की। हमने कहा दक्षिण भारत में कृषि के ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि दक्षिण भारत की भूमि कैसी है, वो पठारी भूमि है। पठारी भूमि में पाषाण के उपकरणों की सहायता से खेती करना थोड़ा दुष्कर था, इसलिए ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख साइट्स हैं, इसको इरेज करके फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं उतनूर, कोडेकल, ये ध्यान रखेंगे, उतनूर, कोडेकल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और संगनकल्लू और कोडेक्कल, ये कोडेकल है और ये कोडेक्कल है कर्नाटक में। संगनकुल्लू, कोडेक्कल, उतनूर और कोडेकल, यहाँ से आपके राख के टीले के साक्ष्य मिलने हैं। पूछा जाए कि ये पूछा गया कि दक्षिण भारत में कहाँ दे देगा ऑप्शन में, कहाँ से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं, तो संगनकुल्लू, कोडेक्कल, उतनूर और कोडेकल ये चारों हैं, जिसमें से संगनकुल्लू को पूछा गया है, ठीक। तो राख के टीले का मतलब क्या था कि मानव जो था पशुपालन नवपाषाण काल से करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि मध्यपाषाण काल से इसके साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, नवपाषाण काल में बृहद पैमाने पर करने लगा था। और मानव जब बड़ी मात्रा में पशुओं को पालने लगा तो वो क्या करता था, एक बाड़ा बनाता था, जैसे वर्तमान समय में वो होता है, तो बाड़े बनाकर पशुओं को रखता था चारों तरफ से उसको घेर कर। और जब बड़ी मात्रा में पशु इन स्थानों पे ये पशु रह रहे हैं, तो पशुओं के द्वारा जो मलमूत्र का त्याग अर्थात गोबर जो होती थी उनको मनुष्य एकत्रित करके एक जगह पे जो है एकत्रित करता रहता था। और लंबे समय तक एकत्रित करने के बाद ये क्या होता है, बहुत लंबा ढेर लग जाता था पशुओं के गोबर का या उनके मलमूत्रों का। और जब मानव पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता था, मानव क्या करता था, इसको जलाकर फिर यहाँ से अपने पशु बाड़े को लेकर दूसरे स्थान पर चला जाता था। और ये लंबे समय तक जलते जलते ये जो पशुओं के गोबर थे या पशुओं के जो मलमूत्र थे, ये लंबे समय तक जलने के उपरांत वहाँ पे राख के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे और फिर समय के साथ वो उन क्षेत्रों में बिखर जाते थे। तो ऐसे राख के टीले के साथ जो दक्षिण भारत में कई स्थानों पे प्राप्त हुए हैं, संगनकुल्लू, कोडेक्कल, उतनूर और कोडेकल आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक का संगनकुल्लू, कोडेकल और आंध्र प्रदेश का उतनूर और कोडेक्कल में ऐसे राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। जैसे यहाँ पे इमेज में देखेंगे हम लोग, ये देखिए, ये है आपका यहाँ पे खुदाई से मिला है, ये आपका पूरा पूरा राख का टीला है जो नवपाषाणकालीन मानव के द्वारा यहाँ पे पशुओं के मलमूत्रों को यहीं पे एकत्रित करके उसको जला दिया गया था,
ठीक है, ये खुदाई से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए राख के टीले हैं, ये भी आपके लंबे समय तक रहा है, तो इसलिए वो सड़ गल गए हैं। इतने लंबे समय तक आप भी देखते हो कि घर में या गांव में रहने वाले सेक्टर में आप देखेंगे वहाँ पे जो राख फेंकी जाती है, जहाँ पे कूड़ा करकट, वहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार के आपके राख जो है कन्वर्ट हो जाता है लंबे समय तक रखने। चूँकि 7,000 ईसा पूर्व के 8,000 ईसा पूर्व से लेकर अब तक का समय है, तो लंबा 10,000 वर्षों का समय बीत चुका है। तो ऐसे में वो इस अवस्था में परिवर्तित हो गए हैं। तो राख के टीले आप समझ गए कहाँ पे मिले हैं, तो दक्षिण भारत में मिले हैं। तो संगम, कुल्लू, कोडेकल, उतनूर, इन सब स्थानों से मिले हैं। ये सब रहे राख के टीलों के साक्ष्य। इसी के साथ हमारा नवपाषाण काल का टॉपिक आज जो है हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा हमारा, नवपाषाण काल के बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा ताम्रपाषाण काल शुरू होगा। उसके बाद फिर हड़प्पा साइड्स पे हम आएंगे। हमने कहा कि इतिहास से यदि आप पढ़ रहे हो तो इतिहास पढ़ने में आप ध्यान रखिएगा कि क्रोनोलॉजी से एक के थ्रू ही पढ़िएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा और उसके बाद के फिर चरणों को।